आप देख रहे हैं वीकली बाय द साइंस ब्रिगेड। और आज हम लोग सॉलिड स्टेट फिजिक्स का एक और चैप्टर एक और थोड़ा सा डिस्कशन लेकर आए हैं। ठीक है, आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे किसका, मोटिव, या उसको हम क्या कह सकते हैं, बेसिस कह सकते हैं। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट सेल का, यूनिट सेल के टाइप, और फिर यूनिट सेल का वेरिएशन क्रिस्टलोग्राफी में कैसे होता है। तो क्रिस्टलोग्राफी के लिए हमको क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस चाहिए होंगे, हमको क्रिस्टलोग्राफिक एंगल चाहिए होंगे, और फिर उनके बेस पर ब्रेवाइस ने जो वो 7 क्रिस्टल सिस्टम बनाए हैं उनको देखेंगे। और फिर कल के अध्याय में हम लोग देखेंगे कि उनका डिटेल इन्फॉर्मेशन कैसे हमको मिलता है। ठीक है, बट थोड़ा बहुत एग्जाम्पल हम अभी देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे किससे, बेसिस या मोटिव से। सो बेसिस, पिछले क्लास में अगर हमने देखा होगा तो ये पाया होगा कि हम लोग लैटिस पॉइंट की बात कर रहे थे। तो वो कोई मैथमेटिकल पॉइंट होगा जहां पर नंबर ऑफ एटम्स लग जाएंगे, जिसकी वजह से पूरा का पूरा क्रिस्टल मिलेगा, ये था। अब मैथमेटिकल पॉइंट्स है वो, बट वो रियल नहीं है। क्यों रियल नहीं है? क्योंकि भाई मैथमेटिकल पॉइंट्स कहीं भी हो सकते हैं। अब मैं कह दूं कि यहाँ पे पॉइंट्स काफ़ी सारे हैं, तो क्या यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है? ऑफकोर्स ऑक्सीजन हो सकती है, एयर हो सकती है, लेकिन एयर के मॉलिक्यूल ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर हो, क्योंकि सॉलिड नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर ये तब तक मान्य नहीं होगा, तब तक क्रिस्टल नहीं बनेगा जब तक कि यहाँ पर एटम्स नहीं लगेंगे। एटम भी लग सकता है, एक एटम भी लग सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी लग सकते हैं, मॉलिक्यूल भी लग सकते हैं आयोनिक सॉलिड्स के। ठीक है, सो हम लोग बात करेंगे क्रिस्टल्स में पहले बेसिस की, इसको मोटिव भी कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे द ग्रुप, द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, द एटम्स और group of atoms which when placed at lattice point gives entire crystal, entire मतलब पूरा, entire crystal is called basis, और इसी को हम मोटिव भी कहते हैं। ठीक, तो जैसे वहां पे स्पेस लैटिस में हम लोग क्या करते हैं, स्कैफोल्डिंग या एक मैनर जिसमें मैथमेटिकल पॉइंट्स अरेंज होंगे सच दैट कि उनका अरेंजमेंट पीरियोडिक हो। पीरियोडिक का मतलब यहाँ पे ट्रांसलेशन पीरियोडिसिटी से अभी के लिए, हालांकि रोटेशनल सिमेट्री भी होती है, बट अभी आप लोगों में नहीं है, इसलिए इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो मोटिव जो होगा वो रियलिस्टिक पार्ट है, मतलब कि वहाँ पे एटम्स हैं, एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स है। ठीक है, ऑफकोर्स आप जानते हैं आयनिक सॉलिड्स में हम वहाँ पे मॉलिक्यूल नहीं बल्कि हम बोलते हैं यूनिट्स। ठीक है, तभी आपने फॉर्मूला मास यूनिट वगैरह सब पढ़ा था। ओके, तो यहाँ पे बेसिस काम करेंगे, बेसिस को यह मोटिव कहते हैं। तो क्रिस्टल अगर आपको बनाना है, तो क्रिस्टल आपको अगर बनाना है तो आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एक इमेजिनेशन, एक रियलिटी। इमेजिनेशन का मतलब हुआ लैटिस, और रियलिटी का मतलब हुआ बेसिस। ये यूं कह सकते हैं, ये है पोजीशंस और ये है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स अगर पोजीशन में रखे होंगे तो आपको एक मकान यानी कि क्रिस्टल मिल जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे बेसिस मिल गए, बहुत सारे बेसिस मिल गए, तो आपको पूरा का पूरा क्या मिल गया, क्रिस्टल मिल गया। उनमें से छोटा सा आप पार्ट ले लें। अब इस छोटे से पार्ट को हम क्या कहेंगे, यूनिट सेल कहेंगे। यूनिट सेल का मतलब क्या हुआ, यूनिट का मतलब हुआ बिल्डिंग ब्लॉक, सेल का मतलब क्या हुआ, एक ब्लॉक। अच्छा, अगर आपके घर में दीवार बनी है तो दीवार का सबसे छोटी यूनिट क्या है, आप कहेंगे ईंट है, एक ईंटा है। ठीक है, वैसे ही क्रिस्टलोग्राफी में क्रिस्टल्स का सबसे छोटा यूनिट सेल या जो सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हेडिंग विल बी योर यूनिट सेल। देखिए so unit cell, the group of bases
basis which when repeats periodically to form the entire crystal is called unit cell. कुछ लोग डेफिनेशन में ये भी कहते हैं द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड यूनिट सेल। दोनों एक ही बात है। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब हुआ सबसे छोटा सा वो ईंट जिसको हम कह रहे हैं, इसलिए उसको बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ बेसिस जिनका कोई खास डेफिनेट शेप होगा जिसके जरिए क्रिस्टल बनाने के लिए वो यूनिट सेल अपने आप को पीरियडिकली रिपीट करते हैं अपने अरेंजमेंट को, उसको हम क्या कहते हैं, हम यूनिट सेल कहते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल क्या कैसे कैसे होते हैं। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले जान लेते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल बेसिकली तीन तरह के होते हैं। एक है प्रिमिटिव, एक है नॉन प्रिमिटिव। पहला है प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल वो सेल होते हैं जिनमें यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर ही केवल एटम्स या बेसिस लगे होते हैं। A unit cell in which basis is attached located या attached only at the center, at the corner of the unit cell। और दूसरा होता है आपका नॉन प्रिमिटिव। दूसरा है आपका नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसमें हर सेल या एक यूनिट सेल है उसके कॉर्नर में ही केवल एटम्स या बेसिस अटैच होंगे, ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव में उसके अलावा भी कहीं होंगी, ठीक है। सो नेक्स्ट इज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल ये क्या होते हैं? अ यूनिट सेल इन विच basis is attached कहां पर अटैच होंगी? द साइट, उस जगह, अदर देन द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल। कॉर्नर के अलावा अगर कहीं भी मौजूद होगा तो ऐसे यूनिट सेल को हम क्या कहते हैं? हम नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम सेंटर्ड यूनिट सेल भी कहते हैं। तो सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होते हैं वो देख लीजिए। सेंटर से बहुत आसान है, तो इसलिए बहुत इजी लैंग्वेज में आप समझ भी जाएंगे। समझ तो आप ऐसे भी जाएंगे, आप बुद्धिमान है। देखिए तो हमने कहा सेंट्रल यूनिट सेल। सेंटर का मतलब क्या होता है? बीच में, ठीक है। तो हमारे पास तीन, चलिए तो हम नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम और क्या नाम देते हैं? इसको हम सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं।
सेंटर्ड यूनिट सेल। अब यूनिट सेल का सेंटर कहाँ कहाँ पे हो सकता है? या तो फेस पर हो सकता है, या तो बॉडी पर हो सकता है, या तो एज यानी कि कॉर्नर पे हो सकता है। कॉर्नर का मतलब एक कोना होता है और एज का मतलब वो सिरा होता है। ठीक है, अभी देख लेंगे, समझ आ जाएगा। सो पहला है आपका बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर यूनिट सेल, इसका क्या मतलब हुआ? अगर कोई क्रिस्टल है, उसकी बॉडी के ज्योमेट्रिक सेंटर में अगर कोई बेसिस या एटम रखा हुआ है, तो आप कहेंगे कि वो जो यूनिट सेल होगा उसे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट है आपका फेस सेंटर्ड। अगर कोई एक ऐसा यूनिट सेल है जो कि क्रिस्टल तो है, तो क्रिस्टल का हर एक फेस होगा ना। ठीक है, अब अगर एक फेस पे कॉर्नर के अलावा कहीं पे भी फेस के बिल्कुल ज्योमेट्रिक सेंटर में अगर ये कोई बेसिस या एटम रखा हुआ है, तो आप उसे कहेंगे फेस सेंटर्ड, क्योंकि फेस पे रखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका, उसको कहते हैं एंड सेंटर्ड। अगर यूनिट सेल की बाउंड्री पर मिड पॉइंट पर अगर आपको कोई भी एक यूनिट सेल क्या नाम, आपको बेसिस या फिर एटम मिल जाता है, तो आप कहेंगे कि वो कैसा है? वो एंड सेंटर्ड है। ध्यान रखिएगा, ये ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द बॉडी है, ये ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द फेस है, और ये एट द एज है, मिड पॉइंट ऑफ द एज है। इन तीनों में अंतर है। ठीक, ओके। अब हम ये बार बार कह रहे हैं कि मिड सेंटर में भी होगा, फेस सेंटर में भी होगा और इसमें भी होगा। तो सेंटर का पता तब चलेगा जब हमको उसका लोकेशन पता होगा। तो लोकेशन के लिए हम लोग क्या तय करते हैं? लोकेशन के लिए हमको भाई कोई एक्सेस चाहिए होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको एक मक्खी बैठी है तो उसको पता करना है, तो आप किसका यूज़ कर सकते हैं? तो आप कहेंगे वेल हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखी है, उसमें सीबीएसई बोर्ड में सबसे पहले ही बताया गया था। वैसे ही क्रिस्टलोग्राफी में या सॉलिड स्टेट्स में आपको जिस एक्सिस का यूज़ करना पड़ता है उसको बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। तो हम देखते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के बारे में। देखिए, so crystallographic axis, एक्सिस का प्लूरल है एक्सिस, स्पेलिंग गलत नहीं है। ठीक है, ओके। सो क्रिस्टल्स की ज्योमेट्री की स्टडी कर रहे हैं, इसलिए क्रिस्टलोग्राफी, ग्राफी मतलब ज्योमेट्री, क्रिस्टल मतलब सॉलिड स्टेट क्रिस्टल। ओके, तो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस का मतलब हुआ कि वो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें हम बेसिस या लैटिस पॉइंट को, या हम क्या, हाँ सही बात है, बेसिस या लैटिस पॉइंट को हम क्या कर सके? लोकेट कर सके, दिखा सके, उसकी पोजीशन बता सके। बस यही है द कोऑर्डिनेट सिस्टम। द कोऑर्डिनेट सिस्टम which is used to locate basis, of course basis lattice point पे लगेंगी, और lattice point of the crystal is called crystallographic axis. crystallographic axis ठीक है। अब क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, भाई ये कौन सी नई एक्सिस आ गई? क्या हमारा काम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से नहीं चल रहा था? आंसर है नहीं। क्यों नहीं? इसका रीजन अब आएगा। काम क्यों चल रहा था? वो इसलिए
crystallographic axis may or may not be mutually perpendicular to each other. Perpendicular to each other. यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में तो तय था कि वहां पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, बट यहाँ पर तय नहीं होता। क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस में ये तय नहीं होता कि कौन किसके परपेंडिकुलर होगा। हो भी सकता है और कोई नहीं भी हो सकता है। इसीलिए इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ब्रेवाइस ने 7 क्रिस्टल सिस्टम दिए, जिसमें यूनिट सेल का जो शेप होगा वो हर पॉसिबल शेप लेने की कोशिश की और उसका वेरिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल डिस्टेंस और एक्चुअल एंगल के हिसाब से। तो पहले एक्चुअल डिस्टेंस देखते हैं, फिर एक्चुअल एंगल देखते हैं। ठीक है, तो पहले से जो ज्योमेट्री हम देख ले कैसे बनने लगा। देखिए इसका ज्योमेट्री, तो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस आपको ये बताया गया कि सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या इनके नाम एक्स वाई जेड होंगे? आंसर है जी नहीं, क्योंकि कुछ तो डिफरेंस दिखाना पड़ेगा। क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर है? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इसीलिए इन जनरल हम लोग नहीं मान के चलेंगे। ठीक है, सो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये 90 डिग्री नहीं है, 89 भी हो सकता है। ठीक है, ट्रांसलेशन अगर एक डायरेक्शन में उसको हम ए नाम दे रहे हैं, दूसरे ट्रांसलेशन को बी नाम दे रहे हैं, तीसरे ट्रांसलेशन को सी दे रहे हैं। अगर आप इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में कहीं भी बढ़ते हैं तो ये डिस्टेंस वाइज बढ़ रहे हैं। आप रोटेशन वाइज भी बढ़ सकते हैं। तो ए और डी के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज बनना चाहिए, ये बात तय है। इसको बोलते हैं अल्फा। बी और सी के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं बीटा, और सी और ए के बीच में जो एंगल बनेगा उसको कहेंगे गामा। अब आपके पास 3 पैरामीटर्स, 6 पैरामीटर्स हैं। 3 है एक्चुअल डिस्टेंसेस और 3 है आपके पास क्या, एक्चुअल एंगल्स। ठीक है, तो एक्चुअल एंगल्स और एक्चुअल डिस्टेंसेस को बेस बना करके इनके वेरिएशन को देख करके हम लोगों ने निकाले, हमने नहीं, ब्रेवाइस ने निकाले थे 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। उनको देखते हैं। तो जरा एक टेबल फॉर्म में बना ले, देखिए कैसे होता है। तो सबसे पहले हमारा, मैं इस डेट को भी मुझे रब करना पड़ेगा ताकि मैं पूरी जगह ले पाऊँ। देखिए सबसे पहले हमारा क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम। फिर है एक्सियल लेंथ यानी एबीसी की लेंथ। फिर है हमारा एक्सियल एंगल। YouTube पर आपको बहुत सारी ट्रिक्स मिल जाएंगी इनको याद करने की। मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि कोई बहुत बढ़िया मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट हम ट्रिक में विश्वास भी नहीं करते हैं, इसीलिए हमने जस्ट जैसे हमने याद किया वैसे हम आपको याद करने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश ये है कि हम इनके जो इनिशियल्स हैं यानी इनके जो शुरुआती वर्ड्स हैं उनका जो सबसे पहला लेटर है उसको लेकर के हम बनाने की कोशिश करते हैं। और जो हमारा जो लोगो है वो क्या है, सी टॉर MHT। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा और ये वर्टिकल ऑर्डर में आप लिख लीजिए। ठीक है, इनको आप वर्टिकल ऑर्डर में लिख लीजिए। ठीक है, तो देखिए पहले है सी टॉर MHT। ठीक, ओके। C for cubic, T for tetragonal, O for orthorhombic,
rhombohedral M for monoclinic, H for hexagonal, and T for triclinic. अब याद करने का तरीका देखिए। आप पहला जो होगा उसके तीनों साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है। फिर दो साइड्स इक्वल होंगे और फिर कोई भी इक्वल नहीं होगा, ठीक। इसमें तीनों एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक, अब देखिए फिर ये वाला रिपीट करेगा, तीनों एंगल्स इक्वल होंगे, बट वेट 90 नहीं होंगे, ठीक। फिर मोनोक्लिनिक में कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी, दो एंगल्स इक्वल होंगे 90 के, बट तीसरा नहीं होगा, ठीक। हेक्सागोनल में दो साइड्स इक्वल होंगी, तीसरी साइड नहीं होगी। इसमें दो एंगल्स, ये अल्फा है, ये तो 90 होंगे, बट तीसरा जो एंगल होगा वो 120 डिग्रीज होगा, तभी हेक्सागोनल होता है, ठीक है। ट्राइक्लिनिक वेरी इजी, कोई भी इक्वल नहीं और कोई भी एंगल भी इक्वल नहीं, ठीक। ये 7 क्रिस्टल सिस्टम्स आपको स्मरण होने चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि कोई आप बहुत बढ़िया ट्रिक लगा करके आप याद कर लीजिए, बट एनी हाउ आपको याद रहेगा तो आपको ही बेनिफिट होगा, ठीक है। इन 7 क्रिस्टल सिस्टम की हम लोग जो स्टडी करेंगे वो अगले लेक्चर में करेंगे, बट थोड़े से एग्जांपल भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्यूबिक जो है उसमें आपको कौन कौन से एग्जांपल मिल सकते हैं, मैं जस्ट एक रिव्यू दे रहा हूँ। क्यूबिक में आपको कॉपर मिल जाएगा, ठीक है, ये बॉडी सेंटर्ड क्यूब होता है, NaCl FCC होता है, तो NaCl अभी मैं दिखाऊंगा सा एग्जांपल। टेट्रागोनल में आपको टाइटेनियम ऑक्साइड मिल जाएगा, स्टेनम ऑक्साइड मिल जाएगा, ठीक है। आपको ऑर्थोरोम्बिक में आपको मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, कैल्शियम सल्फेट मिल जाएगा। इसमें आपको क्या कहते हैं, रोम्बोहेड्रल, नहीं। क्यूबिक में हमने बताया कॉपर और NaCl मिल जाएगा। टेट्रागोनल में आपको हमने बताया कि आपको टाइटेनियम ऑक्साइड, स्टेनम ऑक्साइड मिल जाएगा। ऑर्थोरोम्बिक में हमने आपको बताया पोटेशियम नाइट्रेट मिल जाएगा और बेरियम सल्फेट मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही रोम्बोहेड्रल भी है, मोनोक्लिनिक भी है, हेक्सागोनल भी, आपको न्यूमरस एग्जांपल मिल जाएगा, ठीक है। हमारा कहने का मतलब ये है कि आपको वो एग्जांपल्स तो नहीं, वो तो खैर बात की बात है, आपको ये 7 क्रिस्टल सिस्टम्स याद होने चाहिए, ठीक है। और इनके अंदर भी वेरिएशन है, कौन प्रिमिटिव है, कौन नॉन प्रिमिटिव है। नॉन प्रिमिटिव के अंदर भी 3 आते हैं, तो वो सारे के सारे एग्जांपल्स हम लोग करेंगे, लेकिन आज नहीं, वो कल करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। अभी के लिए इतना ही, कल जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत के 3 यानी कि क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक की बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, आज के लिए धन्यवाद। देखते रहिए V3Y द साइलेंट।